सो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन। वेलकम टू माइंड मिंगल अकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो सॉरी फॉर बीइंग टू लेट गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उससे रिकवर होने में बॉडी को काफ़ी टाइम लग गया है ना। सो सॉरी। अब हम कंटिन्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारे वैसे सोशियोलॉजी के अंदर एक लास्ट वन चैप्टर है, सोशल मूवमेंट, है ना। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। और देखिए, जो इंडियन सोसाइटी का सबसे पहला वाला जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो उसमें कुछ है नहीं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर हैं 7 to 8 ईयर्स के, तो उनमें से मैं करेक्शन निकालूंगा और बाकी की जो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, तो उसको भी हम जरूर निकाल के आपके सामने लेके आएंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, है ना। तो ये लास्ट वन चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के बाद मैं आपको हर सब्जेक्ट के, मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और ये सोशियोलॉजी है, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में, मतलब जो आपके बोर्ड्स होंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि जब आपका जो 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, लेक्चर्स के वीडियोस को देखकर जाते हो आप, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को देख के जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, है ना। सो अभी विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और बाकी की बातें हम एंड में करेंगे, है ना। देखिए, आज हम सोशल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मूवमेंट, देखिए सोशल वर्ड आप समझते हैं ये समाज से रिलेटेड है, और मूवमेंट मतलब क्या हो सकता है। मूवमेंट कोई भी गतिविधि, एक ऐसा मूवमेंट जो हमारे समाज के अंदर अकर हो रहा है ना। सोशल, समाज। देखिए, सोशल वर्ड बना ही सोसाइटी से है, आप ये तो समझते ही हैं। तो सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट होते क्या है ना, और सोशल मूवमेंट क्यों होते हैं, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक समाज के अंदर दो चीज, जब एक सोसाइटी बनती है तो उसके अंदर दो चीजें फॉर्म होती हैं। एक होती है गुडनेस और एक होती है बैडनेस, है ना। दो चीजें फॉर्म होती हैं, गुडनेस, बैडनेस। तो जब बुराई अपने चरम पर होती है तो उस चीज को कम करने के लिए, जब किसी किसी के राइट्स को वॉलेट किया जाता है या फिर किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हमारे समाज के अंदर लोग निकल के आते हैं, है ना, और वो मूवमेंट करते हैं। तो कह सकते हैं यही सोशल मूवमेंट बन जाते हैं। और हो सकता है मूवमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मूवमेंट बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, कुछ मूवमेंट सडनली चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं कि सोशल मूवमेंट होते क्या हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिप्स नोट्स लेके आया हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ट्रस्ट मी, द सोशल मूवमेंट हैव शेप्ड द वर्ल्ड वी लिव इन। देखिए, सोशल मूवमेंट होते हैं वो हमारे संसार को, हमारे वर्ल्ड को, है ना, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस समाज को ये आकार देते हैं। ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना चाहिए। When a group of a people come together in order to bring about change in society। देखिए, एक ग्रुप ऑफ अ पीपल, जब बहुत सारे लोग, है ना, जब एक साथ आते हैं और वो समाज के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं या फिर वो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो वही सोशल मूवमेंट का पार्ट होता है और वही हमारे सोसाइटी के अंदर बदलाव लेके आते हैं। इन रिगार्ड टू सर्टेन सोशल इश्यूज with the aim of changing people's perspective about that aspect, it may lead to a social movement। देखिए, सोशल मूवमेंट बेसिकली होते क्या है, किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है, और जब कोई मूवमेंट हुआ तो उसके बाद वो नजरिया क्या है। कोई भी चीज है, सपोज करके चलिए एक बोतल है, ये बोतल है, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। ये बोतल है और ये मैंने पानी से इसे आधा भर दिया, तो कुछ लोग कहेंगे कि बोतल आधी पानी से भरी हुई है और कुछ लोग कहेंगे कि ये बोतल आधी खाली है। तो हमारे देखने का नजरिया है। ऐसे ही हमारा समाज है, उसके अंदर कुछ चीजें लाइक कह सकते हैं, मतलब जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं। जैसे आप बोल सकते हैं पर्दा सिस्टम था, है ना, और डाउरी सिस्टम है, और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वुमेन्स बाहर नहीं जा सकती हैं, उन्हें इतना ज़्यादा बाहर घूमने का राइट नहीं है। वो सारी चीज़ें हैं जो समाज के अंदर बुराइयां बनी हुई हैं। जब हम पहले किसी भी मूवमेंट के होने से पहले हम उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, और जब वो मूवमेंट हो रहा है उसके बाद हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वही होता है सोशल मूवमेंट, है ना। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, 19th सेंचुरी जब चल रही थी, है ना, उसके बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए काफ़ी मूवमेंट्स चले, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, है ना।
क्योंकि जरूरी भी थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947। आप देख सकते हैं, आप सब इससे रूबरू होंगे कि 1947 के अंदर हमारे देश के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था। जो ब्रिटिशर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हम उससे आज़ादी चाहते थे, है ना। तो अब ये भी एक मूवमेंट है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है ना। हम बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, हम उनसे फ्री होने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, और इन द एंड ऑफ 1947 वाले टाइम पर हमें आज़ादी मिली। देखिए, समाज के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ के फीचर्स होते हैं। आप सबको ये तो पता ही होगा। तो अभी हम सोशल मूवमेंट के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है ना। अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर सस्टेन कलेक्टिव एक्शन ऑफ्टन डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट एंड स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस। देखिए, कोई भी मूवमेंट एक इंसान नहीं चला सकता है, और किसी भी एक इंसान के आने से किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी धारणा के अंदर, किसी भी प्रैक्टिस के अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग जब कलेक्टिव एक्शंस के साथ आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाकर जब किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं, किसी प्रैक्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वहीं से लोगों का उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदलता है ना। और जो भी प्रैक्टिसेस और जो पॉलिसीज चल रही हैं, उनके अंदर बदलाव देखे जाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड a leadership and structure that define how member relate to each other, make decision and carry them out। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है। देखिए, कोई भी एक टीम है, अगर उसके पास एक अच्छा लीडर नहीं है, तो वो कभी भी टीम फॉर्म नहीं हो सकती है, वो कभी भी बड़ी टीम नहीं बन सकती है ना। और उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक स्ट्रक्चर और दूसरा होता है लीडरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म होने के लिए हमें लीडरशिप और स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और उसके मेंबर, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो भी चीज़ हमें डिफाइन करती है। और यही जो दो तीन चीज़ें होती हैं, यही बताती हैं कि आप जिस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं वो कितने लंबे समय तक चलेगी, और किस तरीके से आप उसमें जीत सकते हैं, और वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी। अ सोशल मूवमेंट ऑफ्टन अराइज विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज ऑन पब्लिक इश्यूज सच एज इंश्योरिंग द राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। देखिए, सोशल मूवमेंट हमारे समाज के अंदर, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा, जैसे इकोलॉजिकल मूवमेंट्स हुए, और वुमेन्स के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वुमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उसके साथ जो सारी उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए जो भी मूवमेंट हुए हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं कि सोशल मूवमेंट क्यों होते हैं। देखिए, समाज के अंदर जो हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कोई भी एक वर्ग, कोई भी एक सेक्शन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो हम उसके गुडनेस के लिए, हम उसके अच्छे के लिए जब हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जब अच्छे लोग बाहर निकल के आते हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से देखते हैं कि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, वही एक सोशल मूवमेंट का पार्ट होता है। सोशल मूवमेंट एक्टिविस्ट होल्ड मीटिंग्स टू मोबिलाइज पीपल अराउंड द इशू दैट कंसर्न देम। देखिए, सोशल मूवमेंट कैसे फॉर्म होते हैं। जब एक इंसान के मन में कोई भी आइडिया आता है, या फिर हम किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जिससे वो आइडिया एक मोबिलाइज पीपल्स में फॉर्म हो जाता है। कि जब हम एक से दूसरे को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, तो उस टाइप से क्या है, एक मोबिलाइज ग्रुप बन जाता है लोगों का, है ना। और जब वो इश्यूज हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम उन्हें कंसर्न करते हैं, फिर हम उनके बारे में सोचते हैं। तो इसी से एक सोशल मूवमेंट की छोटी सी एक्टिविटी की शुरुआत होती है। Social movement developed distinct modes of protest like candle and torch light procession, use of a black cloth, street theater, song, poetry। देखिए, हर मूवमेंट का एक अलग तरीका होता है। जब हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, है ना। बहुत सारे लोग स्ट्रीट थिएटर में नेशनल जो सॉन्ग थे, जो पोइट्री थी, उन्हें बना रहे थे। कुछ लोग रूढ़िवादी तरीके से भी उन्हें टैकल कर रहे थे, है ना। कुछ लोग डायरेक्टली लड़ रहे थे, कुछ लोग नॉन वॉयलेंस जैसी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। तो हर मूवमेंट को चलाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा, कैंडल लेके लोग रोड पर निकलते हैं, टॉर्च लाइट वगैरह प्रोसेसन होता है, ब्लैक क्लॉथ पहनकर निकलना, स्ट्रीट थिएटर के अंदर सॉन्ग एंड पोएट्री का चलना। डिस्टिंग्विश सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। देखिए, अब इन्हें समझते हैं, सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना।
देखिए सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज इज अ सम ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस गैदर्ड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। देखिए देखिए समाज के अंदर जब चेंज आता है, किसी भी सोशल के अंदर कोई भी चेंज आता है तो क्या होता है उसमें, हम कह सकते हैं कि उसमें काउंटलेस इंडिविजुअल होते हैं, लोगों के थॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और वो कभी भी आपको कभी भी अक्रॉस द टाइम एंड अक्रॉस द ग्लोब आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ इंडिया के अंदर चल रही है तो वो इंडिया के अंदर रहेगी, नहीं। वो इंडिया में भी हो सकती है, चाइना में भी हो सकती है, यूएसए, यूएसएसआर, मतलब आई मीन टुडेज रसिया, वहाँ भी हो सकती है। तो सोशल चेंज होता है कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं, वो चीज़ें एक काउंटलेस इंडिविजुअल के फॉर्म में बाहर निकलती हैं और वो किसी भी समय पर और किसी भी जगह पर अकर हो सकती है। तो वो होता है सोशल चेंज, है ना, जिसके अंदर काउंटलेस इंडिविजुअल होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। सोशल मूवमेंट इन्वॉल्व लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट एंड एक्शन बाय पीपल डायरेक्टेड टूवर्ड सम स्पेसिफिक गोल। देखिए सोशल मूवमेंट के अंदर एक बहुत स्पेशल चीज होती है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक गोल होता है। अब मैं सोशल मूवमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सोशल मूवमेंट करना चाहता हूँ कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो 5 बजे के बाद शाम को घर से बाहर नहीं जा सकती। तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि लड़के तो जा सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो मैं बोलूँगा कि मैं अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो भी मेरे आइडिया से इंस्पायर होता है, वो सोचता है हाँ बात तो आपकी सही है, तो ऐसे ही वो किसी और से शेयर करता है, तो एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप फॉर्म होता है ना। और फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट लेके आते हैं अपने इस आइडिया के अंदर, और लोगों के द्वारा एक्शंस होता है उस चीज के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक स्पेसिफिक गोल है हमारा, है ना, कि लड़कियों को 5 बजे के बाद बाहर जाने की परमिशन होनी चाहिए। एक्शंस ऑफ पीपल है और एक कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट है, हम बार बार कोशिश करेंगे जब तक ये चीज अप्लाई नहीं हो जाती है समाज के अंदर। तो ये होता है सोशल मूवमेंट। आई होप आपको यहाँ तक ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम राइट टू वोट के बारे में बात करने वाले हैं। राइट टू वोट, देखो राइट टू वोट के बारे में आपने सुना तो होगा। पहले क्या होता था कि हर किसी को वोट देने की परमिशन नहीं होती थी, या फिर तो जो रिच क्लास है उसे ही वोट देने की परमिशन थी, और जो पीजेंट वगैरह होते थे उन्हें परमिशन नहीं थी, और वुमेन्स वगैरह को भी परमिशन नहीं थी। तो अब हम राइट टू वोट को डिस्कस करते हैं। द राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो, और द राइट ऑफ एवरी एडल्ट टू वोट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत के संविधान के अंदर सबसे बड़ा राइट अगर दिया गया है तो वो है राइट टू वोट। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट अपनी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इंडिया का हर एक सिटीजन जो हमारे देश की गतिविधि को चला रहा है, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गवर्नमेंट को रन करने के लिए, है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब हर एक इंसान की इंपॉर्टेंस है। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट बी गवर्न्ड बाई एनी वन अदर देन पीपल वी हैव इलेक्टेड। देखिए इसका मतलब ये है कि हमें कोई गवर्न नहीं कर सकता है ना, एनी वन। और हम जिसे इलेक्ट करेंगे वही हमारी चीज़ों को रन कर सकता है, वही हमारी गवर्नमेंट को चला सकता है, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टेक केयर कर सकता है। द कॉन्ट्रेरी, नॉट इवन इन ब्रिटेन नॉट एवरीवन वाज अलाउड टू वोट एंड वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि पहले वाले टाइम पे जो रिच क्लास होती थी उसे ही वोट देने का राइट था। सेम ऐसे कि ब्रिटेन के अंदर सबको राइट नहीं था कि वो वोट कर सके। जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, जो कि मतलब काफी पावरफुल होते थे या फिर रिच क्लास थे, उन्हें ही राइट टू वोट था। Only after World War First in 1928 men 21 over women 30 over right to vote। देखिए जैसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है 1928 के बाद ये चीज लागू हो जाती है ब्रिटेन के अंदर कि जो लोग 21 साल से ऊपर के हैं वो वोट कर सकते हैं, जो वुमेन है वो 30 ओवर है वो वोट कर सकती हैं। अगर आपको मेरा समझाना ठीक लगता है तो आप मुझे बताना, तो मैं शॉर्ट्स वगैरह में आपको ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया करूंगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट के बारे में। देखिए सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपका 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, मतलब आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं और 12th क्लास के अंदर अभी आप इसे पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सोशल मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब जो बच्चे इसे पढ़ते हैं ना उनके देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी चीज़ को देखने का तरीका चेंज हो जाता है कि हमें समाज को किस तरीके से देखना है, और वो अपनी
जो थिंकिंग है उसे एक्सपेंड कर पाते हैं एक्चुअली में। मतलब आप भी वही एक इंसान है जो अपनी थिंकिंग को एक्सपेंड करते हैं और आप चीज़ों को डिफरेंटली सोच सकते हैं। तो यू आर यूनिक कह सकते हैं। दैट द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन इंटरेस्टेड इन सोशल मूव एंड अवर सोसाइटी हैज सीन मेनी सोशल मूवमेंट। देखिए जो सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है ना, वो जो समाज के मूव है, वो सोशल मूव है, उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड है। मतलब कह सकते हैं जब समाज बना उसी टाइम पर सोशियोलॉजी बनी, है ना। उस जो सोशियोलॉजी के अंदर डिसिप्लिन आया वो समाज से आया, और बहुत सारी जो सोशल मूवमेंट हुए तो कह सकते हैं कि वो एक सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का पार्ट है। हम बहुत सारी चीज़ों को, अगर आप सोचिए जो अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे गो थ्रू कर पाते, आप कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में सोच पाते, है ना। दीज वर हाईली इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं ये आइडिया एक दिन में तो आता नहीं है और सबके पास भी नहीं होता है। कहीं कोई चीज़ शुरू होती है, रिवॉल्यूशन से कोई चीज़ शुरू होती है और वो मूवमेंट्स वगैरह में चेंज हो जाती है। कुछ सडन मूवमेंट होते हैं मैंने बताया आपको, और कुछ लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स होते हैं, और सबके अपने अपने स्पेसिफिक गोल होते हैं। देखिए जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स हाईली किस चीज़ से इंस्पायर थे, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, और जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज के लिए हुआ था वो भी एक क्लास बेस्ड रिवॉल्यूशन था, जिसमें क्लास के बेस पर हुआ था। रिच क्लास इंडस्ट्री का ज़्यादा फायदा ले रहे थे और जो पुअर क्लास थे उन्हें कम फायदा मिल रहा था उस चीज़ से रिलेटेड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस की आज़ादी के लिए हुआ। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज एम्ड एट ओवरथ्रोइंग द मोनार्की एंड एस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मैंने आपको बताया कि वो किस चीज़ को ओवरथ्रो करना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ से मोनार्की है उसे ख़त्म किया जाए और यहाँ पे एक नए प्रिंसिपल की शुरुआत हो और स्थापना हो, जैसे कि लिबर्टी आई, इक्वलिटी आई और फ्रेटर्निटी हो। तो जब इंसान की सोच के अंदर बदलाव आता है तो उससे रिवॉल्यूशन अकर होता है, और रिवॉल्यूशन हमेशा एक क्रांति होती है, और एक क्रांति किसी भी कंट्री की दिशा और दशा को सुधार सकती है। इन ब्रिटेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेट सोशल अपहीवल। देखिए समाज का जो ग्रेट अपहीवल है ना वो ब्रिटेन के अंदर देखा जा सकता था, इसलिए तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो वहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर दो क्लास मोस्ट ऑफ द हम पढ़ते हैं, एक थी पीसेंट क्लास और दूसरी थी रिच क्लास। देखिए रिच क्लास क्या था, रिच क्लास का क्या सीन था कि वो उनके पास तो पैसा है तो वो इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करते थे, और जो पीसेंट वगैरह थे उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, तो वो लोग चाहते थे कि हमें यहाँ पर काम करके कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छे से चल सके। लेकिन आप काम करवा रहे हैं 10 रुपए का और दे रहे हैं आप किसी को 3 रुपए, तो इस वजह से रिवॉल्यूशन हुआ और इसी का नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो पुअर लेबर्स एंड आर्टिसंस हु हैड लेफ्ट द कंट्री साइड टू फाइंड वर्क इन सिटीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन लिविंग कंडीशन। देखिए जो गरीब लोग थे, लेबर और आर्टिसंस वगैरह थे, वो कंट्री साइड को लीव करने लग जाते हैं, उस कंट्री को छोड़ने लग जाते हैं एक अच्छे काम की तलाश में, और वो प्रोटेस्ट करते हैं अपनी लिविंग ह्यूमन कंडीशंस के लिए कि हमें जो बेसिक ह्यूमन कंडीशन है, जीने के लिए जो बेसिक चीज़ों की जरूरत होती है कम से कम वो तो मिल सके। उन चीज़ों के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। Major social thinker like Emile Durkheim is that social movement can lead to a disintegration or disorder of the society which is more important than individual। देखिए यहाँ पे जो Emile Durkheim है वो बोलते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है वो सोसाइटी है उसका डिसइंटीग्रेशन करते हैं, है ना, और वो उसका डिसऑर्डर है, मतलब ये चीज़ सही नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं, और वो इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अगर हम एक बेसिक सोच के साथ भी सोचें कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, अब सोचिए अब सोचिए आप वुमेन डिस्क्रिमिनेशन अगर कंटिन्यूसली चल रहा है ना, आपके पेरेंट्स वगैरह हैं और आपके सिस्टर वगैरह हैं, उनके साथ अगर कोई भी समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो आप खड़े हो जाएंगे, है ना, और जो भी गर्ल्स वगैरह हैं वो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सही नहीं है। क्यों? ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है कंट्री को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, है ना, हर चीज़ की अच्छाई होती है, हर चीज़ की बुराई होती है, तो हर तरीके से सोचकर हमें बदलाव लाने की जरूरत होती है, और ऐसे ही बदलाव लाने से हमारे जो देश का भविष्य होता है वो आगे अच्छे तरीके से फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे ईपी थॉम्सन क्या बोलते हैं। ईपी थॉम्सन बोलते हैं अ रेनाउंड हिस्टोरियंस हेल्ड दैट द क्राउड एंड मूव वर नॉट मेड अप फॉर लॉ ब्रेकिंग हॉरिगन्स who were out to destroy society, instead they do had a moral economy। देखिए ईपी थॉम्सन बोलते हैं कि जो क्राउड और मूव इकट्ठा हो रहा है
या फिर कोई भी चीज़ रिवॉल्यूशन या फिर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो लॉ ब्रेकिंग है ना, कि वो हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बल्कि उनके पास भी मोरल इकोनॉमी है, वो भी कुछ कर सकते हैं, उनके भी राइट्स हैं। अगर अगर कोई रिच क्लास के अंदर बर्थ ले रहा है या फिर कोई भी पुअर क्लास के अंदर बर्थ ले रहा है, तो दोनों बच्चों के बराबर राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो रिच वाला है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या गरीब वाला है तो वो मतलब उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की राइट बराबर हैं और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए समाज के अंदर, है ना। तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। अब देखिए, हम सोशल मूवमेंट की थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। 3 तरीके की थ्योरी है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, मतलब हर चीज का अलग पर्पज होता है और हर चीज के, मैंने बताया आपको कि मूवमेंट्स भी अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे है रीडेम्पटिव, रीडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पर्सनल कॉन्शियसनेस एंड एक्शन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। देखिए, इंडिविजुअल मेंबर की जो एक्शंस है उनके अंदर जो मतलब उनका पर्सनल कॉन्शियसनेस है, उनके जब बदलाव लाने की बात की जाती है, उनके एक छोटा एरिया है, ये कोई भी एक विलेज है, इसके अंदर लगभग 10 लोग रह रहे हैं और इन 10 का सोचने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, है ना। आप ये मान सकते हैं, अलग होगा बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि ये किसी भी चीज़ को अगर देखें तो इनके सोचने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। मतलब आप नेगेटिव कॉन्स भी इसके सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी सोच के अंदर बदलाव लेके आए, इनकी जो चीज़ है उन्हें हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, उनकी पर्सनल कॉन्शियसनेस को चेंज करने की बात करें, तो ये कौन सा मूवमेंट होगा? ये होगा रीडेम्पटिव मूवमेंट। हम रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दिस मूवमेंट स्ट्राइव टू चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट थ्रू ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। देखिए, रिफॉर्म होता है कि जो भी पॉलिटिकल और जो समाज के अंदर जो अरेंजमेंट बने हुए हैं या फिर जो चीजें चल रही हैं, है ना, उनके अंदर अगर हम ग्रेजुअल कोई इंक्रीमेंट लाना चाहें या फिर कोई भी ग्रेजुअल चेंज लाना चाहें, तो वो कैसे आएगा? देखिए, कोई भी आर्टिकल है, जब हमें जरूरत पड़ती है कि ये आर्टिकल इस तरीके से नहीं है, मतलब आज के टाइम को ये सूट नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए रिफॉर्म लेके आते हैं, मतलब अमेंडमेंट लेके आते हैं और वो आर्टिकल चेंज हो जाता है ना। और ऐसा माना जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, तो टाइम को देखते हुए चीज़ों के लिए बदलाव लाना पड़ता है। तो वही होते हैं रिफॉर्म्स वगैरह। मतलब आप समाज के अंदर जो पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर, समाज और पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर जो चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो सकते हैं और हम कैसे ला सकते हैं, तो वो बाय द रिफॉर्म मूवमेंट आप ला सकते हैं, है ना। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। रिवॉल्यूशन से आप समझते हैं, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। इसके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, क्रांति वर्ड के अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी है। दिस मूवमेंट अटेम्प्ट टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन ऑफ्टन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। देखिए, इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन, क्रांति, मतलब एक तरीके से एक रेडिकल ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा, एकदम कह सकते हैं तख्ता पलट वाला, है ना, कह सकते हैं एकदम तख्ता पलट वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या हुआ, हो सकता है स्टेट पावर को कैप्चर कर लिया जाए और जो सोशल रिलेशंस हैं उन्हें एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन है रसिया का, नक्सलाइट मूवमेंट है इंडिया का। तो ये सब क्या है? ये रिवॉल्यूशन है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब हम कॉजेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट, है ना। तो समझते हैं पहले ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या है। ओल्ड सोशल मूवमेंट आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन क्लास रिलेटेड इश्यूज लाइक द ट्रेड यूनियन और पीसेंट मूवमेंट। देखिए, पहले वाले टाइम की जब हम बात करते हैं, ओल्ड का मतलब है पुराना, पुराना मतलब पहले वाला टाइम, है ना। अब पहले वाले टाइम की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, किस तरीके के मूवमेंट होते थे? इसके अंदर होते थे क्लास रिलेटेड। देखिए, मैंने बताया क्लास रिलेटेड अलग चीज़ है और कास्ट रिलेटेड अलग चीज़ है। सोशियोलॉजी के अंदर इस वर्ड को काफ़ी मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, क्लास का मतलब क्या है? पहले सब सिस्टम क्लास के बेस पर था। यहाँ पे आगे रिच क्लास, उससे नीचे हो गए पीसेंट क्लास, उससे नीचे हो गए और जो पुअर क्लास वगैरह वाले लोग हैं वो सब हो गए। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं पीसेंट, यहाँ पे ट्रेड, सॉरी, है ना, ट्रेड्स वाले लोग। तो ऐसे लोग थे, तो क्लास रिलेटेड इश्यूज होते थे। तो उसी टाइम से ट्रेड यूनियन वगैरह, पीसेंट मूवमेंट, इस टाइप के मूवमेंट होते थे। तो ये होते थे ओल्ड सोशल मूवमेंट। फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी वर्किंग क्लास मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट वर टेकिंग प्लेस। लेकिन 20th सेंचुरी आते आते यहाँ पे अलग टाइप के भी मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गए, जैसे वर्किंग क्लास मूवमेंट
और मतलब कितने टाइम तक आप काम करवा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वो सब। पीसेंट मूवमेंट आ जाता है, जब पीसेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मूवमेंट करने लगते हैं। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है ना, आज़ादी के लिए लड़ाई, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब ओल्ड सोशल मूवमेंट का पार्ट है। अब हम बात करने वाले हैं न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में। अनदर वेव ऑफ अ सोशल मूवमेंट अकर्ड इन द 1960s एंड अर्ली 1970s। मतलब कह सकते हैं 20th सेंचुरी के आसपास जो चीजें अकर होती हैं, जो सोशल मूवमेंट अकर होते हैं, वो न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट है ना। दिस वाज द टाइम ऑफ वियतनाम वॉर वेयर फोर्स लीड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर इन्वॉल्व्ड इन द कन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी। देखिए क्या होता है कि वियतनाम वॉर चल रही थी और वियतनाम वॉर को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा था और ये फ्रेंच कॉलोनीज के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट था। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हम आगे समझेंगे। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज आल्सो एक्सपीरियंसिंग अ राइज ऑफ अ सोशल प्रोटेस्ट। तो जब ऐसी चीजें, जब वॉर्स वगैरह अकर होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सोशल प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि गृह युद्ध वगैरह चलने लग जाते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट होने लग जाता है, लोग अपने राइट्स की बात करने लगते हैं। और इसको लीड किया जा रहा था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मैंने बोला अभी आपसे कि हर मूवमेंट के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, तो कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, वही एक कंट्री की फॉर्मिंग को सुधार सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यूएसए के अंदर मार्टिन लूथर किंग है, वो बाहर आते हैं, हु हैड बीन फॉलोड बाय द ब्लैक पावर मूवमेंट, और वो ब्लैक पावर मूवमेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और उसको माल्कोम एक्स ने लीड किया था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो द वुमेन्स मूवमेंट एंड द एनवायरमेंट मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ, और इसी टाइम पर वुमेन्स मूवमेंट होने लगते हैं। अब देखिए सबको अपने राइट की पड़ी होती है और सब चाहते हैं कि हर किसी का कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो सके। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ों को भी स्ट्रेंथ मिलती है और मूवमेंट्स अकर होते हैं। डिस्टिंग गाइस द न्यू सोशल मूवमेंट फ्रॉम द ओल्ड सोशल मूवमेंट। देखिए अब हम इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट को? द न्यू सोशल मूवमेंट वर रिलेटेड टू इश्यूज लाइक इन्वायरमेंटल, वुमेन एंड ट्राइबल ईटीसी, एनजीओस, वुमेन ग्रुप। देखिए न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। आज के टाइम पर वुमेन्स वगैरह की बात करते हैं, ट्राइबल वगैरह से रिलेटेड होते हैं, एनजीओ, वुमेन ग्रुप वगैरह, है ना, ये न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट होते हैं। ये तो हम ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट को तो बेसिकली डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द मेंबर ऑफ दिस न्यू सोशल मूवमेंट एज बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और इवन नेशन। देखिए आज के टाइम पर ये क्लासीफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट चल रहे हैं उसके अंदर हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कौन रिच क्लास का है और कौन पुअर क्लास से आ रहा है और कौन किस मूवमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, कर सकते हैं? नहीं। वुमेन्स वगैरह हैं, हो सकता है वो रिच भी हों और पुअर फैमिली से भी बिलोंग करती हों, लेकिन रिच क्लास के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हों वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, है ना। पुअर क्लास के भी लोग हो सकते हैं, रिच क्लास के भी लोग हो सकते हैं। तो आज के टाइम पे ये क्लासीफाई करना इज टू डिफिकल्ट, है ना। द ओल्ड सोशल मूवमेंट, पहले ऐसा क्या था, पहले था केवल वहां पे इस टाइप के मूवमेंट नहीं थे, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइबल, एनवायरमेंटल वगैरह, पहले क्लास वाले ही मूवमेंट थे, है ना। तो क्लासीफाई अच्छे तरीके से हो जाते थे, मतलब वो दोनों लोग अलग हो जाते थे, सेपरेट हो सकते थे, ये रिच क्लास वाले हैं, ये पुअर क्लास वाले हैं, है ना, इस टाइप से। The old social movement clearly saw reorganization of a power relation as central goal as a function within the frame of a political party। जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो क्लियरली दिखाई देते थे, है ना। उनके अंदर पावर रिलेशंस होता था, सेंट्रल गोल वगैरह होते थे, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो फंक्शंस वगैरह कैसे फ्रेम होनी चाहिए उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते थे। तो वहाँ पे क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी। रिच क्लास वाले हैं वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और जो पुअर क्लास वाले लोग हैं वो अलग टाइप की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ आसानी से इन सारी चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता था, बट आज के टाइम पे जो न्यू सोशल मूवमेंट है उनके अंदर इन सारी चीज़ों को जानना काफ़ी डिफिकल्ट है। सोशल मूवमेंट इन, देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जब तक थिंकिंग डेवलप नहीं हो सकती और हम उन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। तो हम इधर पढ़ते हैं, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस अ होल रेंज ऑफ सोशल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन, पीस एंड दलित, आदिवासी एंड अदर। देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया गया है और बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे जिसके अंदर वुमेन्स, पीस एंड दलित, आदिवासी लोग और बहुत सारे अन्य। तो देखिए एक मूवमेंट है गेल ओम्बेद इन हर बुक्स। देखिए गेल ओम्बेद है, इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है री इन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन। पॉइंट आउट दैट, जो कि क्या पॉइंट आउट करती है वो आगे समझते हैं। सोशल इनइक्वलिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उनकी इस बुक के अंदर बताया गया है कि सोशल इनइक्वलिटी कितनी ज़्यादा है
और जो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना ज़्यादा है। कंटिन्यू टू बी द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के अंदर जो ये मूवमेंट चला है उसके अंदर इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया गया है और बताया गया है कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनके अंदर लोगों को बाइकआउट किया गया है, जिनके अंदर सोशल इनइक्वालिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज देखने को मिलता है। देखिए आप सोचिए, ये हमारे यहाँ की 100% पॉपुलेशन है इंडिया की, जिसमें 90% पॉपुलेशन है उसके पास केवल 10% रिसोर्सेज है, लेकिन कुछ 10% लोग हैं और उनके पास 90% मोर देन द 90% रिसोर्सेज है। तो आप सोचिए, ये सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। क्यों नहीं है इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। देखते हैं आगे। पीसेंट मूवमेंट है मोबिलाइज फॉर अ बेटर प्राइसेस, और पीसेंट मूवमेंट होता है वो अपने बेटर प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। अब मिलने चाहिए उन्हें 10 रुपये, आप दे रहे हैं 3 रुपये, तो क्या होगा? किसी की लिविंग कंडीशन अच्छी हो सकती है? नहीं होगी। तो इस वजह से पीसेंट मूवमेंट होते हैं। द वुमेन मूवमेंट हैज वर्कड ऑन इश्यूज ऑफ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लड़के तो जा सकते हैं 10 बजे के बाद भी घर से बाहर, लेकिन लड़कियों को 5 बजे के बाद जाना भी अलाउ नहीं है। तो बहुत टाइप की चीज़ें हैं वुमेन्स, और पर्दा सिस्टम है, सती सिस्टम है ना, जो चल रहा था, सती प्रथा वगैरह। तो वो सारी क्या था, वो सब क्या था, वो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन था, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था कह सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट के बारे में। अभी हम न्यू मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड का जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब इकोलॉजी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। द चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल मूवमेंट इन द हिमालयन फुटहिल्स। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। ये क्या था? ये हिमालयन फुटहिल्स के अंदर एक इकोलॉजिकल मूवमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा इन इज बुक, मतलब रामचंद्र गुहा है, उन्होंने अपनी बुक है यूनिक्वाइड वर्ड्स, इसके अंदर लिखा है कि विलेज रैलीड टुगेदर टू सेव द ओक एंड रिहोडेंड ट्रीज। देखिए प्रोनाउंस करके देख लीजिए, रिहोडेंड लिखा है, क्या है? रिहोडेंड, है ना। तो देखिए ओक और जो रिहोडेंड के जो ट्रीज थे फॉरेस्ट के अंदर, उन्हें काटा जा रहा था। तो गांव के लोग बोलते हैं कि इन्हें मत काटो, और वो सब लोग इकोलॉजिकल मूवमेंट करते हैं। और वो गांव, इसको चिपको मूवमेंट क्यों नाम दिया गया है कि वो पेड़ों से आके लिपट जाते हैं। तो जब पेड़ों से आके लिपट गए तो इसको चिपको मूवमेंट बोला गया, है ना। और किस टाइप की, जो कौन कौन से पौधे थे, मतलब कौन कौन से ट्री थे, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती थी, ओक और रियोडन। याद रखना, इकोलॉजिकल मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, और अगर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर डालेंगे तो इम्प्रेसिव। The Chipko movement not only raised the issue of a social inequality between the villagers and the government, but also raised the issue of ecological sustainability. देखिए क्या है, चिपको मूवमेंट दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। और जो अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो बचपन में हम देखते थे तो हम इसे केवल इकोलॉजिकल मूवमेंट ही समझते थे, लेकिन ये क्या है, एक सोशल इनइक्वालिटी है विलेजर्स और गवर्नमेंट के बीच में। कैसे? देखिए गवर्नमेंट अपने फायदा के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ट्रीज को काट रही है, लेकिन गांव वाले के बारे में नहीं सोच रही है कि बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स वगैरह और भी जो चीजें हैं, है ना, रेनफॉल वगैरह की जो चीजें होती हैं, वो सब विलेजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉफिट से ज्यादा। तो ये क्या है, ये सोशल इनइक्वालिटी है, उसके बारे में नहीं सोच रही है। दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, वो तो है ही, है ना, कि पेड़ों को लगाने की जगह पे आप काट रहे हैं। सो दैट कटिंग डाउन नेचुरल फॉरेस्ट वाज अ फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। देखिए किसी भी जंगल को काट देना कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है। इसकी वजह से आज के टाइम पे हम देख सकते हैं पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। दैट हैड रिजल्टेड इन डिवास्टिंग फ्लड्स एंड लैड इन द रीजन, वो जो हमने अभी डिस्कस किया। ट्रीज आर नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। देखिए पौधे क्यों जरूरी है, ट्रीज क्यों जरूरी है, वो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं और वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। देखिए मैं ये बोलता हूँ, जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे एक पेड़ लगाने से क्या होगा। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो 145 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर हम सब एक एक पौधा लगाएंगे तो सोचिए 145 करोड़ पौधे हमारे पास होंगे, है ना। तो हो सकता है इस बहुत बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा बदलाव लेके आए, तो जरूरी है ट्रीज लगाना। और मैं आप सबसे ये बोलता हूँ कि फालतू की चीज़ों को करने की बजाय ये सारी चीज़ों के अंदर आइए, इन सारी चीज़ों को मतलब थोड़ा सा समाज के बारे में सोचिए। क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी एनवायरनमेंट। और देखिए क्लीन वाटर की नीड है हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। और आज के टाइम पे जो पानी की जो कमी आ रही है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और आगे जाकर ये बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, लोग प्यासे मरेंगे, मैं बोल सकता हूँ।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन नमामि गंगे। देखिए गवर्नमेंट भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिशंस हैं वो लेके आ रही है। जैसे कि एक इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है जिसे नमामि गंगे नाम दिया गया है। तो ये हमारे क्या है, हमारी सेव द वाटर वाली पॉलिसी के लिए है। स्वच्छ भारत अभियान है, इनिशिएटेड सिस्टमेटिक एफर्ट टू क्रिएट अ बैलेंस स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी इन इंडियाज इकोलॉजी। ये भारत की इकोलॉजी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, इसे सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशन चलाए गए हैं। और ये दोनों जो मिशन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव, है ना। सो हम बात करने वाले हैं क्लास बेस्ड मूवमेंट के बारे में। ये क्या है? The movement between 1858 1914 tended to remain localized, disjointed and confined to particular grievance, some of the well-known movement। देखिए जो मतलब पहले वाले टाइम पे 1858 वाले टाइम की देखा जाए तो पहले क्लास बेस्ड मूवमेंट होते थे। तो उनके सबके जो चीज़ें होती थी वो पर्टिकुलर होती थी, पर्टिकुलर उनका एक ग्रीवेंस होता था, है ना, और उसलिए वो मूवमेंट करते थे। अगर देखा जाए तो जब क्लास बेस्ड मूवमेंट होता था वो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर बात करता था, मैं ऐसा मान सकता हूँ। क्योंकि रिच क्लास, जब हम बात करते हैं क्लास बेस्ड मूवमेंट के बारे में, तो जो पुअर क्लास के लोग हैं वो अपने अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं और रिच क्लास के जो लोग हैं वो अपने अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब किसी का पेट तो भर ही नहीं रहा है। अब रिच क्लास के पास कुछ नहीं है तो उनके पेट के बारे में बात नहीं कर सकते, हम उनके राइट के बारे में बात करेंगे केवल, है ना। बंगाल रिवॉल्ट ऑफ 1859-62 अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। देखिए बंगाल रिवॉल्ट होता है 1859 और 62 के अंदर। बंगाल रिवॉल्ट होता है जो क्यों था, वो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अंदर था। देखिए इंडिगो प्लांटेशन आप समझते हैं, नील की खेती। नील की खेती क्या होती है, जब हम इंडिगो प्लांटेशन अपनी जमीन के अंदर हम ग्रो करते हैं तो उससे हमारी जमीन ना अनफर्टाइल हो जाती है। लगभग आप उस जमीन पर 3 से 4 साल तक, मोर देन द 5 ईयर्स, आप उस पर दोबारा दूसरी कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो एक रिवॉल्ट था कि आप हमारी जमीन को खराब करके जा रहे हैं। ब्रिटिशर लोग थे वो करवा रहे थे जबरदस्ती। तो ये मूवमेंट होता है डक्कन राइट्स ऑफ 1857 अगेंस्ट मनी लेंडर। एक डक्कन राइट मूवमेंट होता है 1857 के अंदर। किसके अगेंस्ट था? वो मनी लेंडर के अगेंस्ट था, वो पूंजीवादी जो लोग थे उनके अगेंस्ट था, है ना। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी बिकेम पर्टिकुलरली लिंक टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये तो बहुत फेमस मूवमेंट है, हमें आज़ादी मिली वो महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। और इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ चलाई थी जिसका नाम था नॉन वॉयलेंस, है ना। नॉन वॉयलेंस के दम पर आप कुछ भी जी सकते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने वाले केवल एक ही लीडर थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। देखिए कौन इनके फेवर में बोलता है कौन नहीं बोलता है, अपने अपने देखने का तरीका है ना। और चीज़ों को आप पढ़िए, एक नॉलेज होती है जो इंसान को बेहतर बना सकती है। अब हम बात करने वाले हैं द बारदौली सत्याग्रह के बारे में। देखिए बारदौली सत्याग्रह मूवमेंट जो कि 1920 के अंदर हुआ, सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। नॉन टैक्स ये कंपेन था, है ना। अब हम बात करने वाले हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में। ये क्या था? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट अ कंपेन ऑफ रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू। तो इसके अंदर लोगों ने लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया था। तो ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, मतलब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं लैंड ओनर के साथ और जो किसान है उनके साथ। तो ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था। अब हम द चंपारण सत्याग्रह को समझेंगे। द चंपारण सत्याग्रह 1917-18 के अंदर हुआ है, डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। ये भी इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड था, जैसे कि बंगाल रिवॉल्ट था। बिटवीन 1920 एंड 1940 पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन अरोज। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फाउंडेड वाज द बिहार प्रोविंशियल। अब देखिए 1920-1940 के अंदर पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और पहला जो बना वो बिहार प्रोविंशियल के अंदर बना, है ना। किसान सभा आती है 1929 के अंदर। ऑल इंडिया किसान सभा आती है 1936 के अंदर। देखिए जो हम अभी मूवमेंट पढ़ के आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी, अगर सोशोलॉजी के तरीके से देखें तो ये सारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब याद होने चाहिए और आपके सीयूईटी के अंदर इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, आई गारंटी, है ना। तो 2 मोस्ट क्लासिकल कॉजेज ऑफ पीसेंट मूवमेंट। तो देखिए 2 मोस्ट क्लासिकल पीसेंट मूवमेंट है, उनके बारे में देखते हैं। केसेस, सॉरी, तेवगा मूवमेंट 1946-47 और ये आप बस ये याद रख सकते हैं कि ये बंगाल के अंदर हुआ और ये शेयर क्रॉपर स्ट्रगल था, है ना। तो इसका टाइम पीरियड याद रख सकते हैं 1946-47। अब देखिए बात करने वाले हैं तेलंगाना मूवमेंट के बारे में। तेलंगाना मूवमेंट 1946 और 51 में होता है। वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फ्यूडल कंडीशन। ये डायरेक्ट फ्यूडल कंडीशन जो थी, प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, उसके अंदर जो फ्यूडल कंडीशन थी उसके अगेंस्ट था। देखिए द पीरियड आफ्टर 1947 वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 मेजर सोशल मूवमेंट। देखिए 1947 के बाद 2 जो मूवमेंट होते हैं वो, मतलब 2 जो सोशल मेजर मूवमेंट थे वो कौन से थे? द फर्स्ट वन इज द नक्सलाइट्स स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम रीजन ऑफ द नक्सलवारी 1967 इन बंगाल। देखिए एक मूवमेंट है जो हमें आज भी देखने को मिलता है, वो है नक्सलाइट स्ट्रगल, है ना।
नक्सलवादी एरिया के अंदर आप जाइए बंगाल की साइड में, तो वहाँ पर आज भी ये मूवमेंट चल रहा है। वहाँ आज भी उसे मतलब ऐसा डिस्टर्ब एरिया टाइप देखा जाता है और वहाँ पे हर कोई नहीं जाता है। और दूसरा है न्यू फार्मर मूवमेंट, ये तो आप अभी भी देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना। आज भी मतलब लोग किसान हैं वो अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में, अपनी क्रॉप्स को हाई रेट में बेचने के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्टेन होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और जिससे जो किसान हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये इसी के साथ ये लेक्चर एंड हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, है ना। और इसका एक और पार्ट आएगा, फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे इस लेक्चर से रिलेटेड फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी अलग दूसरी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और किस चीज़ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस मतलब कौन सी सब्जेक्ट के अंदर आप पीछे रह रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। खराबती गैस तो काफ़ी डिले हो गया ये वाला लेक्चर, तो सॉरी फॉर ऑल दैट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।